Hello everyone, my name is Abhay and I welcome you again to my YouTube channel. Today we are going to study chapter 2nd and of class 11th. तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि अर्थ में इसमें चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं। इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि अर्थ कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे अर्थ की उत्पत्ति हुई, अर्थ का इंटीरियर क्या है। फिर हमको ये भी सीखने को मिलेगा कि वेगनर एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है, ठीक है। अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वॉल्केनोस कैसे आते हैं, तो ये सब सीखेंगे हम इस यूनिट में। तो ये चैप्टर है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये इतना प्यारी अपनी पृथ्वी है, तो इसका कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुई समय के साथ में, हम ये सब सीखेंगे। तो जो अर्ली थ्योरीज हैं वो है, एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था इमैनुअल कैंट। उसने 1796 में इमैनुअल कैंट ने थ्योरी दी कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई 1796 में। और इसी की थ्योरी को रिवाइज किया एक लैपलेस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिप्लेस किया। उसके बाद में कई अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो उसके बाद में देखते हैं हम लोग बहुत ध्यान से कि क्या थी थ्योरी। तो जो इमैनुअल कैंट ने जो थ्योरी दी नेबुलर हाइपोथेसिस की, तो उन्होंने बोला कि जो देखिए नेबुला नेबुला जैसे ये नेबुला है, नेबुला में बोला कि नेबुला एक क्लाउड होगा हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का। ये समय के साथ क्या होगा, ये रोटेट होना शुरू होगा। और जैसे ही ये रोटेट होगा तो इसमें क्या होगा कि जो बीच में जो डेंसर पार्टिकल हैं वो आपस में और डेंस होते जाएंगे, डेंस होते जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, और ये रोटेट होता जाएगा। तो ये जो बीच में जो पार्टिकल है वो बिल्कुल डेंस मास, कोर मास बन के जाएगा, और इसको हम कहेंगे यूथफुल सन। और जैसे जैसे ये ठंडी होंगी गैसेस, ये और ऊपर बढ़ेंगी, और वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है गैस के कोलाइड होंगे, ये कहलाएंगे प्लैनेट। तो ये तो हमारे इमैनुअल कैंट ने नेबुलर हाइपोथेसिस थी। उसके बाद में हमारा इस चीज को लैपलेस ने रिवाइज किया। लैपलेस ने बोला कि एक यूथफुल सन है। लैपलेस ने ये नहीं बोला कि ये सन आया कहाँ से, लैपलेस ने बस ये बोला कि यूथफुल सन है। और उसके बाद में लैपलेस ने बोला कि जैसे जैसे इसमें से ये ठंडा होगा तो इसमें से गैसेस उठेंगी, और ये गैसेस के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होंगे और ये प्लैनेट्स बना देंगे। तो ये लैपलेस की हाइपोथेसिस थी। उसके बाद में चैम्बरलेन एंड मोल्टन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए एक कोई यूथफुल सन है और एक बड़ा सा वॉन्डरिंग स्टार इनके पास में आ रहा है, और जैसे ही वॉन्डरिंग स्टार के पास में निकट में आएगा तो इसका ग्रेविटेशनल पुल इसका ज्यादा होगा, बड़े वॉन्डरिंग स्टार का। जैसे पास में आएगा तो ये यूथफुल सन के कुछ पार्ट को ये प्रोट्रूडेड इससे बाहर आ जाएगा ग्रेविटेशन के पुल से, जैसे ये आप देख रहे हो सिगार शेप में। और धीरे 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 क्या होगा, यही चीज टूट जाएगी, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इसके अराउंड चारों तरफ रिवॉल्व होने लगेंगे, और ये वॉन्डरिंग स्टार अपना बाहर निकल जाएगा। तो ग्रेविटेशन पुल के कारण ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद में ये इमैनुअल कैंट की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली, लैपलेस की थ्योरी पढ़ी। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि अपना जो मॉडर्न थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो 1920 में एक साइंटिस्ट थे एडविन हबल, उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि उस थ्योरी में कहा गया कि यूनिवर्स जो है वो एवर एक्सपेंडिंग है। यूनिवर्स जो है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज होता ही जा रहा है। आप सपोज करो एक बलून है, ठीक है, बलून में दो पेन से आप पॉइंट मार्क करिए और उस बलून को इन्फ्लेट करना शुरू करिए, देखेंगे कि ये पार्ट जो है वो आपस में दूर भागते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से बिग बैंग की थ्योरी कहती है कि शुरुआत में एक एक डेंसर मास था, ठीक है। अब इस डेंसर मास में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से एक्सप्लोजन हुआ। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो ये पार्टिकल्स दूर दूर आपस में सेपरेट होना, बिखरना शुरू हो गए, ठीक है, बिखरना शुरू हो गए। टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स
और ये जो एक्सप्लोजन हुआ ये 13.7 बिलियन साल पहले हुआ, मतलब 1370 करोड़ साल पहले एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हुआ कि ये सारा जो है एक्सपेंशन हुआ और जो एनर्जी और मैटर था वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और 3 लाख साल अंदर अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है द एट द इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स existed in a tiny ball of one place in the form of tiny ball singular atom and within an imaginable wall with an unimaginable volume। और दूसरा एट द बिग बैंग क्या हुआ, टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई, दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सप्लोजन एक्सपेंशन। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट ये जो एक्सपेंशन हुआ था वो 1370 करोड़ साल पहले हुआ, और विद इन 3 लाख साल बाद, मतलब इसी 3 लाख साल के अंतराल में इसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। ठीक है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को जो है निगेट किया है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होयल। ठीक है। इन्होंने निगेट किया, इन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं, यूनिवर्स स्टडी है। लेकिन जैसे जैसे साइंस की स्टडी आगे बढ़ी तो हम लोग ये जाने कि जो है नहीं, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। फिर एक होगा कि स्टार्स जो तारे हैं ये कैसे फॉर्म हुआ। तो तारे ऐसे फॉर्म हुए जैसे नेबुला एक्सपैंड हुआ, तो इसमें जो अलग अलग तरीके की जो गैसेस थी, अलग अलग तरीके की गैसेस थी उसमें जैसे एक्सपैंड हुआ तो इनमें गैसेस में जो ये गैस फैली, जो मैटर फैला वो अनइवनली बटा, ऐसा नहीं यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हुआ, अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके कारण उन लोगों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल हुआ। और जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हुआ कि एक कोर बन गया, और इसी के कारण जो कोर बना उसके आस पास में the distribution of matter energy was not even in the early universe. These initial densities differences gave rise to difference in gravitational force and it caused the matter to get drawn together. These form the basis for development of galaxies. Galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over a vast distance. और जो गैलेक्सीज हैं अलग अलग तरीके की, ये इनके बीच में अनइमेजिनेबल डिस्टेंस है, लाइक 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स। आप एक लाइट की स्पीड पता 3 into 10 to the power मीटर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये इसको 80,000 साल चलना पड़े एक सेकेंड। आप समझिए कि एक दिन में कितना लाइट ट्रैवल करेगी, तो 80,000 से 1,50,000 ईयर्स अगर लाइट चले तो एक दो गैलेक्सीज के बीच में इतनी डिस्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना यूनिवर्स कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है। तो अब प्लैनेट्स कैसे बने, तो हाँ, गैलेक्सीज में क्या हुआ कि स्टार्स कैसे बने, जैसे नेबुला है, और उसके बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे गैसेस ठंडी होना शुरू करी और उसमें लोकलाइज क्लम्प्स बनना शुरू हो गए, और इन लोकलाइज क्लम्प्स को ही स्टार्स कहा जाने लगा। अब प्लैनेट कैसे बने, तो द स्टार्स आर लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कोर्स। इनके बीच में ग्रेविटेशन पुल हुआ, इसके कारण एक बीच में कोर बना, कोर ऑफ अ गैस, इसको कहते हैं गैस कोर। मतलब इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल हुआ, तो इस कारण क्या हुआ, बीच में ग्रेविटेशनल कोर बना। नेक्स्ट स्टेज, इससे जो गैस बाहर निकली, गैस क्लाउड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉलर राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। इसके अराउंड जो मैटर है वो भी घूमने लगा, और धीरे धीरे जब मैटर ठंडा हुआ, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो थे वो प्लैनेटिसिमल कहलाए। प्लैनेटिसिमल मतलब छोटे पार्ट्स प्लैनेट के, और फिर ये धीरे 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 जो है ये और कोहीज होना चालू हुए और चिपकना चालू हुए, बड़े बड़े प्लैनेट्स बने, बड़े बड़े प्लैनेट्स बने। ठीक है। तो अवर सोलर सिस्टम में, अपने सोलर सिस्टम में देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो आप देख रहे हो कि जो शुरुआत के जो 4 हैं प्लैनेट, ये सन के बहुत निकट हैं। तो सन से निकलने वाली जो सोलर फ्लेयर थी, सोलर फ्लेयर ने इनमें जितने भी प्लैनेट्स की जितनी भी डस्ट थी उसको बाहर की तरफ फेंक दिया। उसको बाहर की तरफ जैसे ही फेंक दिया तो इनका जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर हो गया, और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब दे आर अर्थ लाइक। और जो शुरुआत आखिरी के चार प्लैनेट हैं
वो जोवायल प्लैनेट कहलाए, जोवायल प्लैनेट कहलाए। और इनका कंपैरेटिवली जो साइज है वो बड़ा है, इनका साइज छोटा है, और ये छोटे साइज के कारण इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम था, जिस कारण ये गैस को रोक नहीं पाए, और सोलर फ्लेयर की जो तरफ से जो जिसने गैस बाहर की तरफ फेंकी। तो ये बाहर के जो प्लैनेट थे वो जोवाइन प्लैनेट, और अंदर के जो प्लैनेट थे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। तो बाहर के जो प्लैनेट है वो हाइड्रोजन और हीलियम से सराउंडेड हैं गैस के। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब शुरू शुरू में अर्थ बनी तो उसमें कौन सी गैसेस थी? तो हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, थी भी तो ट्रेस मात्र। अब हमारा प्रश्न बनता है कि ये मून कैसे बना? तो मून की जो एक साइंटिस्ट थे 1838 में, एक माइंटिस्ट हुए सर जॉर्ज डार्विन, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि अर्थ और मून पहले एक कंसंट्रेटेड मास थे, फिर एक कंसंट्रेटेड मास थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक डंबल शेप में बन गए। डंबल शेप में जैसे ही बने तो अर्थ और मून धीरे 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 क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया, अलग हो गए। ठीक है। दूसरी एक हाइपोथेसिस ये है कि अर्थ पे किसी बड़ा सा वॉन्डरिंग स्टार आया और उसने क्या हुआ, उसने अर्थ को टक्कर मारी, जिसके कारण अर्थ का छोटा सा टुकड़ा कट के बाहर निकल गया और यही टुकड़ा अर्थ के चारों ओर घूमने लगा, इर्द गिर्द घूमने लगा। ठीक है। तो however present scientists do not accept either of the explanation. It is now generally believed that formation of moon as a satellite of the earth is an outcome of a giant, वही बिग स्प्लैट थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिग स्प्लैट थ्योरी। उसके बाद में एवोल्यूशन अर्थ का कैसे हुआ, हमको ये जानने से बहुत इच्छुक हैं कि अर्थ कैसे वक्त के साथ जो है अर्थ में कैसे लैंडफॉर्म्स डेवलप हो गए। ठीक है। और अर्थ का कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर है, अर्थ में कैसे एटमॉस्फेयर बना, कैसे बना। तो एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब पहले लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ का बाहरी सतह, पृथ्वी की बाहरी सतह। इसमें क्या था, जो बाहर की पृथ्वी की ब्रिटलनेस, जो बाहर क्रस्ट है, भूपर्पटी और ओशनिक फ्लोर, और थोड़ा सा जो है मेंटल का अपर पोर्शन जो है जिससे मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है। इस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ को कहेंगे लिथोस्फेयर। देखिए ये लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर क्रस्ट और अपर मेंटल, उसको कहेंगे लिथोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद में एवोल्यूशन कैसे हुआ लिथोस्फेयर का? द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेज में। अर्थ जो है बहुत वोलेटाइल स्टेज में थी। जैसे जैसे ग्रेजुअल इंक्रीज इसकी डेंसिटी हुई तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, मटेरियल इनसाइड जो था वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हुआ, जो अर्थ के अंदर का मटेरियल था, और अपने धीरे धीरे डेंसिटीज के अनुसार वो सेपरेट होना शुरू हुआ। तो जो डेंसर मटेरियल था वो नीचे जाके बैठ गया, तो निकल और आयरन नीचे जाके बैठ गया। इसीलिए अर्थ की कोर को कहा जाता है नाइफ, जो निकल और आयरन से वो जो है वो कोर बना हुआ है, और हल्का मटेरियल ऊपर आ गया। ठीक है। तो दिस अलाउड हेवियर मटेरियल लाइक आयरन टू स्टिक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड द सरफेस। विद जैसे जैसे वक्त बीता ये अर्थ और ठंडी हुई, और सॉलिडिफाई हुई, और कंडेंस हुई स्मॉलर साइज में। दिस लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। ठीक है। बाहर जो सरफेस है वो क्रस्ट के रूप में डेवलप हुई। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे ही अर्थ मून बनने वाला था, जैसे जो जाइंट स्प्लैट थ्योरी अभी आपको बताई, तो क्या हुआ, अर्थ और गर्म हुई। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब मैटर और अर्थ के अंदर का जो मैटर था वो और गर्म हुआ। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। फिर अर्थ में अलग अलग तरीके की लेयर्स बन गई। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन कैसे बना, हाइड्रोस्फेयर कैसे बना? तो प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ जो एटमॉस्फेयर है इस चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। फर्स्ट स्टेज इज मार्क्स कैसे बना? जो पहला जो स्टेज है इस मार्क्ड बाय लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। पहले में क्या हुआ कि जो अर्थ का जो शुरुआत का जो एटमॉस्फेयर है वो जो है वो हटा। उसके बाद में हॉट इंटीरियर, जो अर्थ का अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकल के आई। और फाइनली कंपोजिशन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है
वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और लाइफ जनरेट शुरू हुई, लाइफ बनना शुरू हुई। तो अर्थ का जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा था, ठीक है। और वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस कैसे बाहर निकली? वो निकली सोलर फ्लेयर ने उनको उखाड़ फेंका, ठीक है। सोलर फ्लेयर ने, सूरज था और अर्थ था। तो अर्थ में पहले जो है हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस थी, तो ये सोलर फ्लेयर ने इसके जो एटमॉस्फेयर को इन गैसेस को कर दिया, बाहर फेंक दिया, ठीक है। दिस हैपेंस नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में। फिर जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई तो गैसेस एंड वाटर वेपर दे वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर से बहुत सारी गैसेस निकली और वो कंडेंस हुई आगे चल के, ऊपर चल के जैसे ठंडी हुई, फिर वहीं उन्होंने क्लाउड्स बनाए और फिर वहीं बारिश के रूप में अर्थ पे गिरी। और वो जो ओशन, उसी से ओशन का निर्माण हो गया, ओशन। तो इसमें लिखा ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस जो थी वो वाटर वेपर के रूप में मतलब बाहर आई, वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। द अर्ली एटमॉस्फेयर में पहले क्या होता था? वाटर वेपर होता था, नाइट्रोजन होता था, CO2, मीथेन, एमोनिया और वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द, और इस प्रोसेस को कहते थे डीगैसिंग, ठीक है। तो अगर पूछेंगे डीगैसिंग क्या है? कूलिंग ऑफ द अर्थ बाय एमिटिंग गैसेस। फिर उसके बाद में हमें पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हमारा है ईयन, फिर उसके बाद में है हमारा एरा, फिर हमारा है पीरियड, फिर हमारा है एज, ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, फिर लाइफ। तो अगर हम देखें कि इसको अरेंज करने के लिए, तो आप एक निमोनिक याद करिए, ई पी। तो ई मतलब ईयॉन्स, फिर एरा, फिर पीरियड और फिर इपॉक। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे बड़ा क्या है? ईयॉन। तो आप इस चीज को देखिए कि पृथ्वी पे लाइफ बननी कब शुरू हुई? पृथ्वी पे लाइफ बननी शुरू हुई 3800 मिलियन साल पहले। देखिए यहाँ पर लिखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गे, यहाँ पर शुरू हुई, वहां पर लाइफ बननी शुरू हुई। अच्छा, उसके बाद में अपना जो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 12,000 मिलियन साल पहले। ह्यूमन कब देखने को मिले? तो ह्यूमन देखने को मिले सीनोजोइक एरा, इसमें क्वाटरनरी पीरियड, उसमें प्लीस्टोसीन इपॉक जो कि 10,000 से 2 मिलियन साल पहले, उसमें होमोसेपियंस की हमारी उत्पत्ति देखने को मिली। और इसी में क्वाटरनरी में होलोसीन इपॉक में हमारा मॉडर्न मैन की उत्पत्ति देखने को मिली। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्या समटाइम्स लाइफ कब बनी? लाइफ इज फॉर्म ऑन अर्थ इन 3800 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगिन टू इवॉल्व। हाउएवर अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इन्वॉल्व। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पे लाइफ कब बनी? तो बोलोगे 3800 मिलियन साल पहले। अब बोलोगे फोटोसिंथेसिस कब हुआ? तो फोटोसिंथेसिस कब हुआ? तो बोलोगे 2500 से 3000 मिलियन साल पहले, ठीक है। अच्छा, पूछ लेंगे कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स कब देखने को मिले? तो सीनोजोइक एरा में, टर्शरी पीरियड में, प्लायोसीन इपॉक में अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स देखने को मिले, ठीक है। तो आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप ये MCQs सॉल्व कर लीजिएगा। और टिल देन टेक केयर and I will continue this lecture from next day. Okay, thank you.